नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास तक प्रो चॉइस रैली की बनाई योजना। 23 दिन भूख हड़ताल पर रही नेहा बोहरा ने गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग दोहराई। तिरुमाला मंदिर में कृषि बजट का दस्तावेज लेकर पूजा करने पर टीवी के मंत्री घिरे। अमेरिका ने अलर्ट जारी कर अपने नागरिकों को सावधान रहने की दी सलाह। ईरान ने अमेरिकी हमले की धमकियों के बीच युद्ध की आग भड़कने की दी चेतावनी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए ऐलान किया है कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीएम आवास तक मार्च करेगा और केंद्र सरकार को याचिकाएं सौंपेगा। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 में से चुनने का विकल्प मिले। साथ ही E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम हो और पेट्रोल 84 रुपए प्रति लीटर से नीचे मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नेशनल टाउन हॉल में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना पर्याप्त चर्चा के E20 लोगों पर थोपा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर E20 को सुरक्षित बताती है तो उससे जुड़ी वैज्ञानिक स्टडी सार्वजनिक करे। केजरीवाल ने दावा किया कि कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने, परफॉर्मेंस खराब होने और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आगे E25 और E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड लाने की तैयारी कर रही है और लोगों को फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की सलाह दी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोहरा ने 20 जुलाई को दिल्ली में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि आंदोलन अब केवल पेपर लीक का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की लड़ाई बन गया है। 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं होती, तब तक अमित शाह के इस्तीफे और दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को हटाने की मांग जारी रहेगी। नेहा बोहरा ने आरोप लगाया कि सरकार अब तक यह नहीं बता पाई कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और कीले लगी लाठियां क्यों इस्तेमाल की गई। उनका कहना है कि कार्रवाई चाहे किसी अधिकारी के आदेश पर हुई हो, उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा अब शिक्षा मंत्री से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दिल्ली पुलिस नेतृत्व की ओर केंद्रित हो गया है। शनिवार को तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर विनोद तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में कृषि बजट की प्रस्तावना लेकर पूजा करने पहुंचे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। विनोद 6 अगस्त को विधानसभा में टीवी के सरकार का पहला कृषि बजट पेश करने वाले हैं। मंदिर में बाहर उन्होंने कहा कि बजट पेश करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे। इसके बाद सवाल उठे कि क्या बजट से जुड़े गोपनीय दस्तावेज विधानसभा में पेश होने से पहले राज्य के बाहर ले जाए गए। हालांकि विनोद ने सफाई दी कि उनके पास पूरा बजट नहीं बल्कि सिर्फ ड्राफ्ट प्रस्तावना थी। उन्होंने कहा कि अंतिम बजट दस्तावेज विभाग के सचिव के पास सुरक्षित हैं। सीपीएम, सीपीआई और एआईएडीएमके ने मंत्री के कदम की आलोचना करते हुए इसे विधानसभा की परंपरा और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका और इसराइल से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। युद्धकालीन सैन्य कमान के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है। यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया कि अमेरिका और इसराइल ईरान के पावर प्लांट और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई प्रांतों में हमले किए, जबकि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी और इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। वहीं ओमान के तट पर जहाजों पर हमले और इराक में ड्रोन हमलों की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि तनाव के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास और इराक के एरबिल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की तैयारी करने और हालात बिगड़ने पर तुरंत निकासी के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। दूतावास ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति लगातार जटिल होती जा रही है और बिना चेतावनी के हालात और खराब हो सकते हैं। लोगों से उड़ानों के रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में बाधाओं की आशंका को ध्यान में रखने को कहा गया। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब ईरान ने अमेरिका पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है और अमेरिकी मीडिया में ईरान के ऊर्जा ढांचे पर संभावित हमले की खबरें सामने आई हैं।
BBC अरबी के अनुसार काहिरा, अम्मान और यरूशलेम समेत कई अमेरिकी दूतावासों ने भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि ईरान का रुख अप्रत्याशित है और वह नए इलाकों को भी निशाना बना सकता है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने खिलाफ दर्ज FIR और हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल शुक्रवार को वह संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद वाराणसी में उन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई। पत्रकारों से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि मंदिर के पैसे और करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा करना गलत नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और कहा कि वह इस मामले में लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कितना भी विरोध या खतरा क्यों न झेलना पड़े। संत के वेश में संसद आने पर उन्होंने कहा कि मैं पुजारी और संत हूँ। अगर मैं संत नहीं हूँ तो क्या वे लोग संत हैं जो पैसे लूटते हैं। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान पुलिस ने वोटरों को डराने धमकाने, राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और एक खास पार्टी के पक्ष में काम करने की कोशिश की। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिकायत के साथ लिखित सबूत भी चुनाव अधिकारियों को सौंपे गए हैं। उनके मुताबिक चुनाव अधिकारी ने जांच के आदेश देने और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुनाव आयोग और जरूरत पड़ने पर अदालत का रुख करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को हुए बांकीपुर उपचुनाव में 35% से भी कम वोटिंग हुई, जो 2025 के मुकाबले करीब 7% कम रहा। रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार शाम एक इटालियन रेस्टोरेंट के बाहर हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका एक घरेलू यानी होममेड विस्फोटक उपकरण से हुआ। घटना स्थानीय समय अनुसार रात करीब 8 बजे कुंड्रीस्काया स्क्वायर के पास हुई। नेशनल एंटी टेररिस्ट कमेटी के अनुसार एक महिला विस्फोटक लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। इसी दौरान धमाका हुआ। विस्फोट में महिला, सुरक्षा गार्ड और रेस्टोरेंट में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। उस समय रेस्टोरेंट में एक निजी कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि अधिकारियों ने अब तक कार्यक्रम में शामिल लोगों की लिस्ट या हमले के संभावित निशाने की जानकारी नहीं दी है। मॉस्को में हाल के वर्षों में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों पर ऐसे हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनके लिए रूस अक्सर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.